हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश राजगुप्ता आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ना सब वीडियो से काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जी हाँ दोस्त, क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरा अपना स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार से मैंने मात्र 23 साल की उम्र में जो है दोस्त, रेलवे के सभी एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट का हो, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन का हो, यानी कि सब एग्जाम को मैंने निकाला। ठीक है दोस्त, और उसी के बदौलत मैं अभी आरआरबी टेक्नीशियन में दोस्त ज्वाइन किया हुआ हूँ मुंबई में, और देख सकते हो उसका आईडी कार्ड जो है मैं दोस्त अभी पहन के बैठा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो इसी प्रकार से भाई आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा आपको स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, जो क्योंकि पता है ना अभी बहुत सारा एग्जाम होने वाला। ठीक है मेरे दोस्त, तो दोस्त इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन से बुक को फॉलो किया, मैंने किस टीचर को फॉलो किया, मैंने टेस्ट कहां से लगाया, और सबसे बड़ा पॉइंट मेरे दोस्त, ठीक है, कि आखिर नंबर कम आ रहा है तो उस नंबर को कैसे बढ़ाएं, हर एक पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस सिचुएशन से आज आप गुजर रहे हैं ना, उसी सिचुएशन से दोस्त मैं भी गुजरा हुआ हूं। ठीक है, इसलिए मैं ऑल टू ऑल पॉइंट को आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए मेरे दोस्त कि कोई भी एग्जाम को निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी आने वाले एग्जाम क्या है, आरआरबी ग्रुप डी है। देख रहे हैं ना कितना ज्यादा इसमें कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि देखिए कि मात्र 1,08,00,000 जो है ना युवा केवल 32,000 पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो समझ सकते हैं कि किस लेवल का इसमें कंपटीशन होगा। ऊपर से देख रहे हैं ना आरआरबी टेक्नीशियन का हो गया या आरआरबी एएलपी का हो गया, इतना ज्यादा हाई कट ऑफ गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी नहीं। ठीक है, आपको औरों से कुछ अलग सोचना पड़ेगा, हमेशा अपने माइंड में क्रिएटिविटी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि किसी भी एग्जाम को निकालना है तो आपको खुद का रणनीति अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, आप जिस संगति में रह रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, आप जिस संगति में रह रहे हैं ना मेरे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संगति का मतलब होता है संग संग गति करना, है कि नहीं है? आप जिसके संगत में रहेंगे उसी संगत में रंग जाएंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस संगति में रह रहे हैं, यदि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट काफी संख्या में कम है तो आप उनसे अलग होकर के अकेले रूम में पढ़ाई करिए। हमेशा अपने रूम में क्या करिए, पैक हो जाइए। ठीक है, एक अपना रूम बनाइए, स्टडी रूम बनाइए, और उसमें अपने आप को पूरा लगा दीजिए कि जब तक एग्जाम निकालेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अकेला रहने पर इंसान क्या होता है, काफी तौर पर इमोशनल तौर पर क्या होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और हाँ, यदि आप उस संगति में रह रहे हैं जहां आपसे ज्यादा पढ़ने में व्यक्ति तेज है ना, तो आप वहां बिल्कुल रहिए। ठीक है, क्योंकि आप वहां रहेंगे तो आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि हम काफी लोगों से बहुत पीछे हैं, तो आप खुद पर काम करिएगा। इसलिए संगति काफी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि भाई हम जहां मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, मेरा 50 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, उसका ये 50 से 55 आ रहा है, तो चलो भाई सबका सेम है, तो ये गलत फहमी में। ठीक है, क्योंकि यदि आपका 50-55 आ रहा है, उसका भी नंबर 50-55 आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? दोनों का नंबर तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप या तो वहां रहें जहां से आपको बेनिफिट हो, और नहीं तो आप वहां रहें जहां आप मजबूत हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो आपको तपस्या करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अकेले रूम में पैक होकर के एकदम पढ़ाई पर टूट जाइए। ठीक है, कब खाना है कब पीना है सब कुछ छोड़िए भाई, पहले पढ़ाई, क्योंकि एक बार जॉब लग जाने के बाद ना भाई अलग ही दुनिया होता है। ठीक है, उसका बातें अलग होता है। इसलिए जो एग्जाम अभी होने वाला है उस पर पूरे तरीके से झोंक देना, पूरा लगा देना। ऊपर से दोस्तों क्या है, अब बात करते हैं कि कोई भी एग्जाम निकालना है ना, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है उसका सिलेबस। ठीक है, कि सिलेबस ये देखना है कि उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या पूछेगा, ये देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आरआरबी ग्रुप डी हो गया या आरआरबी टेक्नीशियन हो गया, आप देखते हैं कि ग्रुप डी में क्या है, 30 गो आपका रीजनिंग पूछेगा, है ना, 25 गो इसमें मैथ पूछेगा, और 25 के साइंस पूछेगा, और 20 के आपका जनरल अवेयरनेस पूछेगा। ये सेक्शन हो गया। तो सबसे पहले देखिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस समझने के बाद आपको यह समझना है कि आखिर हमें किस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और कहां से करना पड़ेगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि सिलेबस देखने के बाद आपको यह सोचना है कि हम भाई अब पढ़े तो कहां से पढ़े। ठीक है,
देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ा पॉइंट है रीजनिंग। रीजनिंग देख रहे हैं ना, क्योंकि हर एक एग्जाम रीजनिंग है, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। अरे भाई, भारत का कोई भी एग्जाम हो ना, उसमें रीजनिंग पूछता ही है। तो बड़ा पॉइंट है रीजनिंग कैसे पढ़े। देखो मेरे भाई, रीजनिंग का कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो नया एस्पिरेंट है या जिनका रीजनिंग का सेक्शन कमजोर है, बिना किसी से पढ़े आप जाकर मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां आप बिना पढ़े भी थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करके अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 25 में से आप थोड़ा मोड़ा मेहनत करेंगे तो जरूर 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी से पढ़िए नहीं, ठीक है, हल्का फुल्का तो आपके पास जानकारी होगा। सबसे पहले रीजनिंग देख लीजिए, ठीक है, और उसका पीवाईक्यू उठाइए, चाहे वो एसएससी का हो तो एसएससी का पीवाईक्यू उठाइए, चाहे वो रेलवे का हो तो रेलवे का पीवाईक्यू उठाइए। मैंने वही किया था, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले पीवाईक्यू उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको उठाइए और उसको लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद ये देखना है कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, ये देखना है। ऊपर से ये देखना है कि कौन से टॉपिक मेरा फंस रहा है। जो टॉपिक आपका फंस रहा है ना, उसको भाई अच्छा से आपको उन्नत करना, बढ़िया तरीका से उसका लगातार रिवीजन करिए, लगातार उसको एकदम बनाते रहिए, देखिए कैसे नहीं मजबूत होगा। रीजनिंग का सेक्शन आपका कंटिन्यूअसली क्या होगा, सुधार होगा। क्योंकि रीजनिंग का कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद आपका नंबर केवल और केवल प्रैक्टिस ही बढ़ा सकता है, और उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, PYQ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उसके बाद दोस्तों मैथ। दोस्तों मैथ के बारे में क्या बोला जाए, मैथ समझते हैं ना, बहुत सारे लोगों का मैथ कमजोर भी होता है, अब बहुत सारे लोगों का मैथ इतना ज्यादा तेज होता है जिससे कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो मैथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको सिलेक्शन दिलवाने में, ठीक है, क्योंकि मैथ आपको औरों से काफी ज्यादा अलग ले जाएगा। रीजनिंग जितना आप बनाएंगे, हो सकता है कि दूसरा बंदा भी उतना ही बनाए, लेकिन मैथ हो सकता है कि जो तेज होगा वो सब बनाएगा, और जो कमजोर होगा हो सकता है कि 25 में 15 बनाएगा, 25 में 20 बनाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपको आपके सिलेक्शन को दिलवाने में, ठीक है। तो मैथ में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि पढ़ना कहां से है। तो देखो मेरे भाई, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जिस बच्चे का 9th और 10th का जो सेक्शन होता है ना, 9th और 10th समझ में आता है ना, जो बच्चा 9th और 10th मैथ अच्छा से पढ़ ले ना, उसको आगे का मैथ जो है ना आराम से बनने लगेगा, ठीक है। यानी कि उसका दिमाग कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम करता है। और दिक्कत उसी को ज्यादा होता है जिसने 9th और 10th में सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया रहता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है। सबसे बड़ा बात यह है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और आपको अच्छा तरीका से समझ में आ रहा, बस उसी को पकड़िए। ये नहीं मैं बोलूंगा कि आप इस टीचर को पकड़ लीजिए, आप उस टीचर को पकड़ लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है उसके वीडियो को पकड़िए, पूरा सिलेबस को बढ़िया से देखिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो आप उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, मैंने सबका वीडियो बना के डाल दिया, ठीक है। मैथ का मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर को मेंशन किया था। मैंने क्या बताया अभी कि आपको जिस टीचर का वीडियो पसंद आता है उसको पकड़िए और बढ़िया तरीका से देखिए। इस प्रकार से आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। सिलेबस खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करिएगा। अब प्रैक्टिस करिएगा तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है, ठीक है मेरे भाई। मैंने क्या किया था, मैं तो अपना एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं प्रैक्टिस करने जाता था तो मैथ मेरे से पूरा बनता ही नहीं था, ठीक है। 25 में से 20 आ रहा, 25 में से 18 आ रहा, लेकिन मैंने लगातार प्रैक्टिस जारी रखा, मैंने प्रैक्टिस कभी छोड़ा नहीं। ऊपर से मैंने क्या किया, मैंने मैथ का एक स्पेशल नोट्स बनाया, ठीक है, जिसमें जितना इंपॉर्टेंट टाइप होता है क्वेश्चन का, ठीक है, मैंने उसको उन सभी में मेंशन कर दिया, यानी कि लिख दिया। और जब भी मैं मॉक टेस्ट देने जाता हूं या जब भी मैं एग्जाम देने जाता था तो उन सभी जितने इंपॉर्टेंट टाइप है सबका रिवीजन करके जाता था। इससे क्या होता था कि मेरा स्कोर वहां पे बूस्ट होता था, ठीक है। मैं 25 में से 24-23 जरूर कर सकता था, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना है जो क्वेश्चन बहुत ईजी हो, मुझे उस क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप से मैथ का, ठीक है। तब ना मैं औरों से आगे जाऊंगा, क्योंकि टाइम तो फिक्स होता है एग्जाम में, ठीक है। आपको औरों से अलग जाना है, सबसे अलग जाना है तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। तो मैंने ये तरीका अपनाया। आप देख सकते हैं कि ये मैंने मैथ का शॉर्ट नोट्स बनाया था। सब समझ सकते हैं कि मात्र दोस्त 12 से 15 पन्ना में मैंने पूरे मैथ को समेट दिया था, ठीक है। और जब भी मैं एग्जाम देने जाता था तो पूरे मैथ का एकदम लगातार रिविजन, समझ सकते हैं कि मैं उसको सप्ताह के जो ना 3-4 दिन जरूर इस मैथ को पलट लेता था, ठीक है, ताकि क्या हो एग्जाम में मेरे को काफी कम टाइम लगे यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने में, ठीक है मेरे दोस्त। ये तरीका।
ऊपर से क्या है, बात रहा साइंस का, तो साइंस दोस्तों आपको मेरिट तक पहुंचाने में मदद करेगा। जिस प्रकार से मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन होता है ना, आपको बेस प्रदान करता है, ठीक वैसे ही साइंस आपको मेरिट क्रॉस करने में मदद करेगा। यदि साइंस आपका कमजोर है तो आप भुला जाइए कि आपका कोई सिलेक्शन होने वाला है। ग्रुप डी का जो कट ऑफ होगा ना दोस्त, बहुत हाई लेवल पर जाने वाला है, ठीक है, एकदम तगड़ा लेवल का इसमें कंपटीशन होगा। इसलिए आपको जो है ना मेरे दोस्त, साइंस पर स्पेशल कमांड करना पड़ेगा। यदि साइंस 25 सेक्शन है ना, अब 25 सेक्शन में से यदि आप 22-23 में नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लॉस है, ठीक है, आप एकदम लॉस पॉइंट में है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से हम 25 में 25 फॉलो कर लें, ठीक है, ये कोशिश करना है। तो साइंस दोस्त कैसे पढ़ना है, मैंने फिर वही बताऊंगा इसमें। आपको जिस टीचर का, ठीक है, वीडियो पसंद आता है, जो भी टीचर आपको सही से पढ़ाता है, बस उसको पकड़िए और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करिए। मेरे को साइंस में ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं 12 तक पढ़ाता हूँ साइंस का, ठीक है, इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइंस का जो सेक्शन है ना, ग्रुप डी हो गया या टेक्नीशियन हो गया या एएलपी हो गया, वो खुद मेंशन किया है कि भाई हम साइंस जो है ना 9th और 10th स्टैंडर्ड से पूछेंगे, जो सीबीएसई का पैटर्न होता है। यानी कि आपको ये डायरेक्टली बोल रहा है कि साइंस जो है ना हम आपको पूछेंगे क्लास एनसीईआरटी किताब से। कहाँ से पूछेंगे? एनसीईआरटी किताब से पूछेंगे। तो बस आपको क्लास 9th एवं 10th के एनसीईआरटी, समझ गए ना, साइंस का एनसीईआरटी क्या करना है, बढ़िया तरीके से फॉलो करना है, एकदम बाइबल की तरह उससे पढ़ जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने भी उसको फॉलो किया, मैंने भी उसको कितना टाइम से पढ़ा है। एग्जाम के पहले मैंने उस किताब को एकदम चटनी निकाल दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसका भी मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाकर डाल दिया है कि किस प्रकार से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं उसका भी लिंक क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए केवल और केवल 9th और 10th का एनसीईआरटी फॉलो करिए, आपका नंबर जरूर से जरूर बूस्ट होगा। ये मत सोचिएगा कि एक दो बार पढ़ लेता आपका हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं। आपको एनसीईआरटी इस कदर पढ़ना पड़ेगा कि उसका हर एक पैराग्राफ अगला पन्ना में क्या लिखा है, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। तब आपको लगेगा कि हाँ, साइंस में हम कुछ अलग कर रहे हैं। और हाँ, एक काम और कर सकते हैं कि साइंस में 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। मैंने अनेकों टाइम्स पढ़ा था, लेकिन मेरे को भाई बायोलॉजी जो होता था ना, ये थोड़ा क्या होता है, रिमेंबर बेस्ड टाइप होता है, यानी कि आप इसको समझ के नहीं चल सकते हैं, ये थोड़ा याद करने वाला टॉपिक होता है। इसलिए मैंने बायोलॉजी का स्पेशल नोट्स बना लिया था, ठीक है। मात्र में 10 पन्ना में, आप देख सकते हैं, मात्र में 10 पन्ना में पूरे बायोलॉजी को समेट लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। एक स्पेशल नोट्स आप समझ सकते हैं। यह मेरे को एग्जाम में काफी ज्यादा मदद किया। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिसको मैं गलती कर देता था, आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये काम कौन किया? मेरा नोट्स, क्योंकि मुझे याद था, क्योंकि नोट्स क्या है, इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ये मुझे याद था, डायरेक्ट एग्जाम में मैंने क्या किया, वहां पे सही तरीके से टिक करके क्या कर दिया, आगे चल दिया। यदि नोट्स नहीं बनाते मेरे भाई, तो हो सकता था कि आज भी मैं बेरोजगार रहता, हो सकता था कि आज भी मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाता। इसलिए नोट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आप पढ़ाई करिए तो नोट्स जरूर से जरूर बनाइए, ठीक है। नोट्स आपके लिए बहुत ही की फैक्टर साबित होता है आपको कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में, चाहे कोई एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है ना, आपको क्रैक करने में नोट्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी फॉलो करिए, आपको जरूर इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, जरूर आपको स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। ये काम हो गया। ऊपर से दोस्त क्या है कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम नंबर कैसे बढ़ाएं। देखो मेरे भाई, नंबर बढ़ाने का बस एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? सबसे पहले एग्जाम को, सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, यानी कि पूरे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए केवल और केवल क्या यूज करना है, PYQ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाके उसका टेस्ट मारो, उसका टेस्ट मारो। देखो भाई, जो आपको मन करे आप कर सकते हैं, क्योंकि सुनो सबकी, लेकिन करो हमेशा अपने मन की, ठीक है। ये बस मेरा एडवाइस है कि जब भी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको PYQ फॉलो करना है, क्योंकि वही आपके सामने आईना है, ठीक है। क्योंकि आप उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है और हम किस लेवल तक है, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले PYQ फॉलो करिए और देखिए कि मेरा नंबर कितना ज़्यादा आ रहा है। यदि नंबर कम आ रहा है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, एकदम लगातार भीड़ रही। मैंने बताया ना, शुरू में मैंने बताया कि आपको एक अकेला रूम में पैक कर लेना है, ठीक है। जब तक ले भाई हम कोई एग्जाम नहीं निकालेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या दोस्त है, ठीक है, क्या शादी हुआ, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सबको त्यागना पड़ेगा, ठीक है। भले थोड़ा कपड़ा खराब पहनेगा, काम चल जाएगा, ठीक है। भले थोड़ा हम कम खाएंगे, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है भाई, एग्जाम निकालना, ठीक है।
इस एक बार एग्जाम निकल जाएगा ना मेरे भाई, तो सब चीज मेंटेन हो जाता है। तो बस अपने आप को पूरा लगा देना। यह सिलेक्शन आपका आखिरी सिलेक्शन होगा, इसको सोच के लगी, इसको सोच के चलिए। यदि मान लीजिएगा तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, यदि मान लीजिएगा कि हाँ भाई हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो, बस करना है तो करना है, वो होबे करेगा। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना मेरे भाई, वैसा ही होना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यह गौतम बुद्धा का बहुत बड़ा फैक्ट कहा था उन्होंने कि हम जिस प्रकार से सोचते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे आमने सामने का माहौल चलने लगता है। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करिए दोस्त, जरूर नंबर बढ़ेगा। नोट्स को फॉलो करिए, ठीक है, अपना खुद का नोट्स बनाइए, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने पूरा स्ट्रेटजी को अपनाया और मैंने भी रेलवे के सभी एग्जाम को क्रैक किया। यदि आपको भी क्रैक करना है तो बस एकदम लग जाइए, अपने आप को लगा दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर भी कोई समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता भी हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं। ऊपर से क्या है, यदि कुछ समस्या होगा तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो भी लेकर के आपके सामने आऊंगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।